पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन दिन है आज। मुश्तरका इजलास बुलाया गया, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान मौजूद हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त टाकरा था। खास तौर पर आज जो हुकूमत की तरफ से बिल पेश किए गए हैं उनमें इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है उस पर अपोजिशन को बहुत एतराज़ात रहे। तकारीर जारी रही। अपोजिशन लीडर की जानिब से जहाँ तकरीर की गई, हुकूमत को उस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले तहरीक पेश की गई है इंतखाबी इस्लाहात को लेकर। आज हुकूमत ने बहुत सारे बिल पेश करने हैं, 50 से ज़ायद बिल्स हैं जो यहाँ पर पेश किए जाने हैं। देखना यह है कि अपोजिशन क्या मुस्तैदी बाकी बिलों को लेकर भी दिखाती है। लेकिन ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है इस पर अपोजिशन को बहुत एतराज़ात हैं। एक इसमें EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है अगले इंतखाबात के लिए कि लाजमी समझती है हुकूमत कि उसका इंट्रोड्यूस हो जाना ज़रूरी है। और दूसरा, ओवरसीज़ वोटर्स को शामिल होना ज़रूरी है आने वाले इलेक्शन के लिए। अब से कुछ देर पहले गिनती हुई है, जो नंबर सामने आए हैं तहरीक के हक में 221 यानी हुकूमत की तरफ से 221 अरकान ने वोट डाला है, जबकि मुखालिफत में यानी अपोजिशन की तरफ से 203 वोट डाले गए। सेनेटर ताज हैदर साहब की जानिब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एतराज़ उठाया गया है इसके ऊपर। मेरे साथ स्टूडियो में आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं, इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। आज होने वाली कानून साजी कितनी अहमियत रखती है? ये कानून साजी अगर हुकूमत एक पुरअमन तौर पर इसे पास करवा लेती है, कामयाब करवा लेती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? अपोजिशन का किरदार कितना अहम है ऐसी कानून साजी के लिए जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए है? वहाँ मुशावरत, मुफाहमत और फिर एक मुश्तरका तौर पर कानून साजी वो कितनी ज़रूरी थी, ना कि ऐसी कानून साजी जिस पर हुकूमत इस वक्त अकेली मौजूद है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं। यहीं पर सवालात रखेंगे, इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। इत्तेहादियों के मसाइल रहे लेकिन आखिरकार हुकूमत ने हल कर लिया, सॉर्ट आउट हो गए। अभी जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, हुकूमत कामयाब दिखती है इस कानून साजी को लेकर। आपके ख्याल में अपोजिशन का एहतजाज सिर्फ दिखावे का और पार्लियामान तक महदूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा इनफैक्ट के इन 3.25 सालों में जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी फतह हुई है, जो पहले दिन से वो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए चाहते थे, ये पहली दफ़ा उन्होंने आज जॉइंट सेशन में अपोजिशन को मुकम्मल नॉकआउट कर दिया है। अपोजिशन की एक ही जिद थी, जो मर्जी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होने देंगे, ओवरसीयर्स पाकिस्तान को नहीं होने देंगे। जॉइंट सेशन का मतलब ही ये था कि दोनों के मिला के सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर बिल पास कराते हैं तो ये आइनी और कानूनी होगा। अब अपोजिशन शोर मचाए, जो मर्जी करे। अपोजिशन ने इस सिलसिले में मेरी इतला है हुकूमती इत्तेहादियों से भी रबते किए, अपने लोगों पर किया। मेरी इतला के कुछ इनके अपने लोग भी साथ नहीं थे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन हालात में जब महंगाई अरूज पर थी, अपोजिशन चंद दिन पहले की थी, ना सिर्फ इमरान खान मुबारकबाद के मुस्तहिक है बल्कि इत्तेहादियों को इकट्ठे रखने वाले उससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने बताया है कि वो भी है। बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं इमरान याकूब साहब। भट्टी साहब ने कहा है कि इत्तेहादियों को इकट्ठे रखने वाले भी अहम है। इत्तेहादियों के एतराज़ात और उससे पहले कौमी असम्बली में 2 बिल जो कि अपोजिशन जिसे अपनी जीत कहती रही, और फिर इत्तेहादियों ने जब एतराज़ात उठाए और फिर पार्लिमानी इजलास मुश्तरका ना हो सका। अभी मुराद अली शाह साहब ने भी गुफ्तगू की आज और उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स चले। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुज़िश्ता रोज़ बात की। आमिर लियाकत साहब जब पार्लियामान पहुंचे तो उन्होंने भी कहा जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। सर, सवाल ऐसे में ये बनता है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये कानून साजी की जा रही है। ये कानून साजी अपोजिशन कहती है बुलडोज करके कवानीन को की जा रही है। अपोजिशन ओवर कॉन्फिडेंट थी मामलात को लेकर, या फिर अपोजिशन को भी समझ में नहीं आई कि ये कानून साजी कैसे हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, समझ सारी है, अपोजिशन को भी समझ थी, हुकूमत को भी समझ थी, लेकिन वो आपने सुना हुआ है ना, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये जो तूफ़ान था उससे निकालने के लिए आज ये लाया गया है लोगों को, और उनको ये कहा गया है कि आप आएँ और इससे निकालें। लेकिन असल बात ये है कि अपोजिशन जो है उसने अभी तक ये इस पर गिव अप नहीं किया। आप ये देखिए, अगर कि अपोजिशन की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई है, आज़म नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी के फ़ारूक नायक और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब, ये तीनों जो हैं उनको ये कहा गया, ये टास्क सौंपा गया है कि आप फौरी तौर पे इस हवाले से ना सिर्फ तजावीज़ बनाएं बल्कि केस तैयार करें कि आज ये बिल मंजूर हो जाने की सूरत में अपोजिशन इसको आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में, यानी 24, 48 या 72 घंटों में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा।
जब ये बिल चैलेंज होगा तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, फिर अदालत उस पर क्या मौक़िफ़ लेगी, अदालत इमरान साहब क्या ये अहमियत रखेगा? पार्लियामान में कानून साजी हो रही है, अक्सरियत वहाँ अगर पार्लियामेंटेरियंस ये कहते हैं कि हम इस बिल के साथ जाएंगे और इसे कानून बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोगेटिव है पार्लियामान का, तो ऐसे में क्या अपोजिशन को क्या कोई वहाँ से जिसे का रिलीफ मिल सकेगा? देखिए ये तो अब अदालत की मर्जी है ना, अदालत इसको किस अंदाज में लेती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त मजबूत पिच पे खड़ी है, हुकूमत की पोजीशन बेहतर हो गई है। जब आप पार्लियामान में कोई चीज़, कोई बिल मंजूर करवा लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो कानूनी तौर पे आपने वो स्टेप कर लिया और वो आप उसमें कामयाब होगे। अब उसमें जो अगली बातें वो तो बाद की हैं, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि शायद ये उन इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि सबसे बड़ी कामयाबी के हवाले से ये एतराज़ात फिर ज़रूर उठेंगे कि ये इमरान खान की कामयाबी है या उन लोगों की कामयाबी है जो इमरान खान को कामयाब करवाना चाहते हैं। याकूब साहब, फिर ये इमरान खान को ही कामयाबी का क्रेडिट देना चाहिए। जब हम कहते हैं बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर हर फैसले में, तो फिर अगर ये कामयाबी है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। भट्टी साहब, आज बड़ी तनकीद की गई स्पीकर ऑफिस को लेकर भी अपोजिशन की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर बहुत तनकीद किया उनको लेकर, फिर बिलावल भुट्टो ने किया, कुछ खतों किताबत भी उनके दरमियान रही। सवाल ये बनता है कि गुज़िश्ता हफ्ते में अपोजिशन बड़ी खुश हुई थी कि हम शायद काफ़ी टफ टाइम दिया हमने हुकूमत को और हम कामयाब हो रहे हैं और कोई रास्ते आसान हो रहे हैं, अब की बार उनकी स्ट्रेटेजी क्यों ना चल सकी? देखिए मैं बताऊं, अपोजिशन की एक प्रॉब्लम ये है कि वो सब मिलके इमरान खान तो गिराना चाहते हैं, इस बात में दो राय कोई नहीं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और भी हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सारी जमातें एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारी इतलात के मुताबिक शर्त रखी थी कि आप सारी जमातें पहले रिज़ाइन दें। लास्ट टाइम भी 2020 में आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने लॉन्ग मार्च किया, आपने अपनी बारगेनिंग कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में सिंध नहीं छोड़ना चाहती। नवाज शरीफ ने शर्त ये रख दी कि जी हमें पहले मेरे केस ख़त्म किया जाए। तो अपोजिशन के पास एक स्टेज पे मेरी इतलात के मुताबिक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी थी, लेकिन लड़ाई ये थी कि नेक्स्ट वफाक में कौन आएगा, पंजाब में कौन आएगा, वज़ीर आला किसका होगा, स्पीकर को होगा। तो इनका आपस में एक दूसरे का अदम एतमाद इमरान खान को मजबूत करता जा रहा है। वरना जितनी महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन आज है, अपोजिशन के पास अगर अपने वो मफादात छोड़ देती और सिर्फ महंगाई का इशू लेके आती तो शायद वो कामयाब हो जाती। अदम एतमाद का नंबर पूरा करने के बावजूद भी अदम एतमाद पेश ना करना। मगर वो बेचारे नंबर पूरे करके भी नाकाम हो चुके हैं। नंबर पूरे भी हों, उनका तो खौफ भी ये है, हमने देखा सेनेट इलेक्शन में 2 बार ऐसा हुआ, नंबर पूरे होने के बावजूद भी नंबर गुम जाते हैं उनसे। नहीं देखिए आशा, जो बंदे आपके हो के आपको छोड़ जाए इसका मतलब है वो आपके थे ही नहीं। इसका मतलब है अपोजिशन को अपने आप पे भी एतमाद नहीं है। अब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई तो घर की है ना, ये तो बाहर की नहीं है। ये दोनों एक पेज पे दोनों को एक तकरीर करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर है, मरियम तो देखे इस वक्त ना वोट डाल सकती हैं ना वोट कैंसिल कर सकती हैं, वो तो असम्बली में नहीं जा सकती। तो एतमाद ये जो अदम एतमाद तो एक दूसरे पे कर रहे हैं। क्या ये परवेज लाई वगैरह से मिले, जहांगीर तरीन ग्रुप से मिले? अब परसों रात से मेरी इतला है जहांगीर तरीन भी साहब भी इस्लामाबाद में और इस बिल को मंजूर कराने में दोबारा अपने साथी उन्होंने दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान को रेस्क्यू करने में जहांगीर तरीन ने ना सिर्फ पंजाब के अपने हम ख्याल ग्रुप बल्कि KPK से 5 लोग लेके दिए हैं इमरान खान को। तो ये आपको पता है, जो भाई जो नजर नहीं आता वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, नजर आने वाला ना बंदा उसे काउंटर कर लेता है। जो कहने से मतलब ये हुआ कि ऑपोजिशन की तरफ लड़ाई है हिस्से की, और फिर कहते हैं हिस्सा बराबर जुस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये असल मसला है। मैं यही कहना चाह रहा था। इमरान साहब, आज बिलावल भुट्टो ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून साजी करने जा रहे हैं, आप करना चाहते हैं कर लें, और आप जो करना चाहेंगे वो आप कर तो गुजरेंगे, लेकिन अगर ये हो गई तो आने वाला इंतखाब मुतनाज़े हो गया। हम आज ही से ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये कानून साजी कर ली तो आने वाला इंतखाब मुतनाज़े। सर हमारे पास यही रह गया, 13 से शुरू हो, 18 अब आगे। आयशा देखिए, बात यह है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर अपोजिशन इस बात पे इकट्ठी हो जाती है, वैसे तो अपोजिशन का मुख्तलिफ बातों पे इकट्ठे होना पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन अगर अपोजिशन जो है वो इस बात में मुत्तफिक हो जाती है कि जनाब हम अगले इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, हम इस कानून साजी के तहत होने वाले इलेक्शंस को नहीं मानेंगे, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि उन इलेक्शंस की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी जब मुख्तलिफ जमातों की तरफ से यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस का बाइकाट किया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता था, वो जमातें आउट हो जाती थी, दूसरी जमातों को सीटें मिल जाती थी, वो इलेक्शन हो जाते थे। इलेक्शन तो नहीं रुकेंगे, लेकिन इसमें ये ज़रूर अहम बात होगी कि अपोजिशन वाकई इसको किस तरह से लेती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार होगा वो ज़्यादा अहम है। मैं इलेक्शन कमीशन किरदार पर आऊंगी, लेकिन इमरान साहब ये जो अपोजिशन, जैसे अगर आज ही अपोजिशन कहती है हम इसे मुस्तरद करते हैं और ये आज से कंट्रोवर्शियल हो गया आने वाला इंतखाब, तो आपके ख्याल में फिर क्या वो इस इलेक्शन ईवीएम के साथ जाना ही नहीं चाहेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर उनके फेवर में रिजल्ट्स आते हैं तो वो कहाँ खड़े होंगे? मतलब ये बगैर सोचे समझे बयानात कहा जाए कि एक सियासी लिवरेज के लिए बयानात दिए जा रहे हैं? 100% ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गेम है। देखिए, अपोजिशन अगर उनको मैदान साफ कर देती है, अगर अपोजिशन में शामिल 3 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, आप फ़र्ज़ करें कि वो तीनों इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, तो इस बात को आप छोड़ दें कि उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। आप इस बात को देखें कि उनके बगैर इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर तो पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ख़ास। तो इमरान खान साहब कहेंगे कि जनाब मुझे तो 2 अक्सरियत जब मिल गई है तो मैं अगले 5 साल भी अपना टेन्योर पूरा करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर ये अपोजिशन वाकई ही एक दूसरे का साथ सिंसियर हो, अपनी ये ज़ातियात को छोड़ दें, एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके ऊपर जाने की रविश छोड़ दें और नामालूम जो लोग हैं उनसे लॉलीपॉप लेना छोड़ दें और वाकई मुल्क की सियासत करें, तो फिर शायद नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन भट्टी साहब, आप ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को, आप मुझे ये बताएं क्या अपोजिशन वाकई मुल्क के लिए सियासत करेगी या अपना मफाद ही देखेगी? मैं कह रहा हूँ अपोजिशन का मुल्क के साथ लिंक क्या है, जितना मेरा उतना है। लेकिन मैं आपको यकीन से देता हूँ, आसफ अली जरदारी ने भी ये गारनी कराई थी कि ये बिल पास होगा। आशा आपके लिए हैरत होगी, पर सर कल उन्होंने ये भी कहा है कि ये हुकूमत वक्त पूरा नहीं करेगी। देखें, एक सियासी तौर पर खुद को जिंदा रखने के लिए बयान छोड़ें। क्या देखें, कोई जो बयान देता है, चाहे हुकूमत हो चाहे, अपने बयान पे खड़े रहते हैं, उस पर कायम रहते हैं, ठीक है। अब ये ना इन्हें याद रख लें, बाइकाट करेंगे, लिख के रख लें आप ये रिकॉर्डिंग, ना ही इन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि आइन कानून साजी करना असम्बली का अख्तियार है। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज जरूर करेंगे, लेकिन उधर भी कुछ नहीं होगा। कानून साजी दुनिया की असम्बली के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ना अदालतें कर सकती है, ना खुफिया अदारे कर सकते हैं, ना कोई एक फर्द वाहिद कर सकता है। ठीक है, कानून इसे आईनी और कानूनी कहने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर ये हिम्मत करते, आज बिल मंजूर ना होते, उनकी अक्सरियत कम करते, क्यों ना कर सके? भट्टी साहब, ये बड़ा हम सवाल, एक छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन आपका किरदार अचानक से उठ खड़ी हुई क्यों? पिछले 1 साल से एक ही एफर्ट कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पाते क्यों? इस ब्रेक के बाद मुश्तरका पार्लिमानी इजलास इस वक्त जारी है। आप इजलास से ये मनाजर इस वक्त देख सकते हैं। स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से अपोजिशन और हुकूमत को अपने डाइस के दाएं और बाएं जानिब जाने का कहा गया है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर ये तहरीक फिर भी ना पास हो सकी तो आवाज़ के जरिए राय लेकर पास कर देंगे, और फिर उनकी जानिब से उस तहरीक को पास कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से जो एजेंडे की कॉपियाँ थी वो फाड़ कर फेंक दी गई हैं। शदीद जो है कहा जाए कि कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का माहौल इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है। सिक्योरिटी स्टाफ को ख़ास तौर पर बार बार असद कैसर साहब अलर्ट कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं। ये वहाँ के मनाजिर आपके सामने आ रहे हैं। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, इमरान याकूब साहब और सईद काजी साहब यहाँ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, आप भी मनाजिर देख रहे हैं। ये मुश्तरका पार्लियामानी इजलास है। आपके आने से पहले जो गुफ्तगू यहाँ हो रही थी, बड़ी अचीवमेंट हुकूमत की, ये कैसी कानून साजी जो ये हुकूमत करना चाहती थी वो करने में कामयाब हो रही है। मगर जो माहौल पार्लियामान का इस वक्त हमारे सामने है और जो अपोजिशन कहती है कि आज से आने वाला इंतखाब कॉन्ट्रोवर्शियल है, सर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, वो अगर अपने आप को गिन भी नहीं सकते और अपनी सीटों पे हम बैठ भी नहीं सकते, और जितनी जुर्रत और जवामर्दी और बहादुरी के मुजाहरे हम अंदर देख रहे हैं, और उनकी जवामर्दियाँ तो हमने पहले भी बड़ी अरसे से हम देख रहे हैं, मतलब यू जस्ट सिट डाउन एंड लेट देम काउंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस है, उसके बाद भी आपके पास लीगल रेमेडी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फोरम में भी जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप एक पार्लियामान को अपनी निजी, ख़ानदानी और ज़ाती जो अपना जो है विरासतें और प्रॉपर्टियाँ और जो केस, उसका एक अखाड़ा बना के रख देंगे, यहाँ क्या हमारे लिए लड़ाई हो रही है?
ये मेरे राइट के लिए लड़ रहे हैं सारे, मेरे पैसों से ये असेंबली चलती है। आज के दिन में जरा पूछे ना भट्टी साहब से, शाम तक कितने करोड़ रुपए मेरी जेब से आपकी जेब से खर्च हो गए होंगे, तो इसके लिए ये हुए हैं। तो मसला ये है कि ये आपकी खानदानी अखाड़ा नहीं है, या इसको एक और कानून बनाएं और इसके अंदर अपनी लड़ाइयां लड़ लिया करें, अपने केसेस की लड़ाइयां लड़ लिया करें। यहां एक बिल पेश हुआ है, 5 बंदे बैठो, गिनो, अगर हो गया नहीं हुआ ना सही, उसके बाद आपके पास लीगल रेमेडी है वो कर लो। अब वहां पे सारे अपनी लॉयल्टियां जो हैं और अपनी गुलामियां जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन लीडरों को जो बाहर बैठे हुए हैं या अंदर बैठे हुए हैं कि देखो जी मैं तुम्हारी खातिर जनाब फलाने बंदे का गिरबान पढ़ लिया जी। तो आई थिंक दिस इज वेरी बैड टेस्ट, और जो पार्लियामान की एक जो तकद्दुस है उसकी इट रन काउंटर्स टू दैट। और उसकी वजह यह है कि यहाँ हमारे मफादात की लड़ाई नहीं होती, खानदानी मफादात की लड़ाई होती है। मगर पार्लियामान है तो मुकद्दस ऐवान और पूरे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। जफर हिलाली साहब, ये जो पार्लियामान के अंदर हो रहा है बिल के पास होने पर, इसे गैर संजीदगी कहा जाए जो सईद काजी साहब बात कर रहे हैं, या फिर अपोजिशन की शिकस्त है तो क्यों नहीं वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते? नहीं, देखिए बात सीधी सादी है कि जिन लोगों को आपने इलेक्ट करवाया है और जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो इससे बेहतर आप क्या देख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ये इंडाइटेड और अबाउट टू बी इंडाइटेड फेलन्स के नुमाइंदे, ये उनके फॉलोअर्स हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से? मैं तो हैरान हो गया हूं। मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल ये नॉर्मल है, और यही ऐसी चीज है जो हर 10 साल के बाद आप देखते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ क्या होता है। और अगर ऐसा ही चले तो फिर होगा, एज नाइट फॉलोज डे, फिर होगा। इसलिए वी आर इररिस्पांसिबल जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं, और जिन्होंने ये बिल्कुल काजी साहब ने सही किया, एग्जामिन इनके थोड़े से तनख्वाह को एग्जामिन करें ना, ये क्या पर्क्स मिलते हैं, कितने लाख रुपया ट्रैवल के लिए मिलते हैं, कितने लाख रुपया पेंशन मिलते हैं। लुक, आई एम सॉरी, यू डिजर्व द लीडरशिप यू गेट। जो कौम को ये लीडरशिप डिजर्व करता है वो मिल रहा है उनको। अब आप देखें, हंसे और मजा करें, और क्या। जफर हिलाली साहब, आज तकरीरें करते हुए जब अपोजिशन की जानिब से बात हुई तो उसमें बड़ा हवाला नून लीग और पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने दिया कि हमने भी गुज़िश्ता दौर में इंतखाबी इस्लाहात की और मुत्तफ़िक़ा की, कंसेंसस के साथ की। आपके ख्याल में कि क्या अगर इस तरह से हुकूमत इस्लाहात लाती है तब भी उसके असरात वही रहेंगे जो माजी के उसके रहे, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, मुत्तफ़िक़ा हो, मुश्तरका हो, सादा अक्सरियत हो, द इस्लाहात विल डिलीवर? देखिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं एक गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड था 3.5 साल के लिए, एक ऐसे ओहदे पे नज़दीक से मैं देख सकता था कि क्या हो रहा है, लोगों के ख्याल क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, रवैया कैसा है। ये जो हैं, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूं अनगवर्नेबल हैं, और बार बार वही लोग इलेक्ट के आते हैं। 40 या 50% के खिलाफ केसेस होते हैं। अब इस वक्त आज इस पार्लियामेंट में जो तकरीर एक साहब ने किया है, वो कहा जाता है वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर है पाकिस्तान में। इनके लीडर्स की हालत देखें। आई एम सॉरी, आप कहते रहे वो कहता, आइंस्टाइन ने कहा था जब उन्हीं लोगों को आप इलेक्ट करते रहेंगे और एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, तो उनका तो छोड़े, इट सजेस्ट, वो बताता ये है कि आप दीवाने हैं। और ये अब मानना पड़ेगा भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, आइंस्टाइन कह रहा है। तो ये लेट्स एडमिट इट, मान जाए ना प्लीज। देखिए, आपको मैं बताता हूं, बिलावल भुट्टो उठ के कहता है, मैंने खुद सुना कि हम ये वोट होने नहीं देंगे, हम बिलीव नहीं करते ये होना चाहिए और हम वोट नहीं होने देंगे। तो मैंने फौरन ट्वीट किया, इसके माने ये गड़बड़ करेंगे, इसके माने दे आर गोइंग टू मेक इट इम्पॉसिबल, और आखिर में दे विल वॉक आउट, निकल जाएंगे इन प्रोटेस्ट। मतलब है अगर तो क्या फायदा था तो ये 4-6 घंटे इस स्पेक्टिकल। एक बात मैं आपने जो सवाल किया उसमें बड़ी बात है, ये इकट्ठे, वो कौन सा कानून था तरमीमी जिस पे दोनों ये इकट्ठे थे? उसमें जो शिक थी कि जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा, जो उम्मीदवार होगा,
उसके कवायद भेजे जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ठीक। ये डिफॉल्टर तो नहीं है। ठीक है। उस शेख को निकालने पे दोनों का इत्तेहाद था, जब बड़ी प्यार से और सुकून से कोई बात वो अपना बिल पास हो फायदा गया था। तो हम जरा पार्लियामान के मनाजिर दिखाना चाहेंगे। तरमीमी बिल मंजूर किया जा रहा है वहां पर। Now I put the motion. Now I put the motion to the House. It has been moved that a bill further to amend the Election Act 2017, the elections second bill 2000 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in considering the motion is adopted and the bill is passed. Item number 6, Dr. Farooq Naseem Saab. Dr. Farooq Naseem. I, Mohammad Farooq Naseem, Minister for Law and Justice, move that the bill to provide for the right of review and reconsideration and giving effect to the judgment of the International Court of Justice, the International Court of Justice Review and Reconsideration Bill 2021, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days, be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Ji, please. जी, मैं चलिए आगे बढ़ाता हूं जी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the right of review and reconsideration in giving effect to the judgment of the International Court of Justice, the International Court of Justice Review and Reconsideration Bill as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. The bill is now taken up class by class. Class 2, 3, class 2 and 3. The question and date, class 2 and 3 state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 2 state part of the bill. Class 3. The question and date, class 3 to state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 3 state part of the bill. Class 4 amendment. There are two amendments in class 4. First amendment standing in the name of Mr. Mohsin Dawar. Second amendment standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed. Now I call upon Mr. Mohsin Dawar to move the amendment. Not present. जी जी Now I put amendment is moved by Mohsin Dawar. हो गया नहीं put किया. Now I put class 4 as amended to the House. The question is date class 4 to state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consideration class 4 state part of the bill. Class 5. The question date class 5 to state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consideration class 5 state part of the bill. Class 1 preamble and short title. The question date class 1 preamble and short title to state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. मुश्तरका पार्लिमानी इजलास इस वक्त जारी है। इलेक्शन के को लेकर जो इंतखाबी तरमीमी बिल था कानून में बदल चुका है। ये इस्लाहात में का हिस्सा था, आज का एजेंडे का हिस्सा था। इसी पर सबसे ज़्यादा अपोजिशन को एतराज़ था। ईवीएम के इस्तेमाल का बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नजरसानी बिल 2021 पेश किया गया है, जिसके तहत कुलभूषण यादव को केस में अपील का हक मिलेगा। ये भी मंजूर किया जा रहा है। इस वक्त बहुत से अहम बिल हैं जो मुश्तरका इजलास के ज़रिए आज पेश किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मंजूर किया जा सके और कानून साजी में आगे बढ़ा जा सके। भट्टी साहब, एक बात सईद काजी साहब ने की, फिर ज़फ़र हिलाली साहब ने भी उसी पर बात की। संजीदगी का अंसर पार्लियामान जो कि हम सब की नुमाइंदा है, इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदा है, हमारे लिए कानून साजी करने को वहाँ बैठी, ये जो कुछ अपोजिशन कर रही है, अगर इतना ही फ़र्क पड़ता था तो पहले बैठकर इस कानून के अंदर क्यों ना तरमीम कर ली गई, बातचीत क्यों ना कर ली गई हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, ना कि ये मनाजिर आज कौम के सामने रखे। अच्छा आयशा, देखिए, जिसे मैं भी और आप भी हम सब इसको मुकद्दस ऐवान कहते हैं,
मुकद्दस अवाम, पूरे पाकिस्तान से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस असम्बली में जाते हैं और कानून साजी होती है। ये सबसे मुकद्दस अवाम है। क्या हम अपना घर का माहौल ऐसा रखते हैं कि बीवी बच्चे एक दूसरे पे कागज़ फाड़ के फेंके? क्या स्कूल का माहौल ऐसे रखते हैं? क्या जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ रखते हैं? इस मुकद्दस अवान में मछली मंडी बनना निशानदेही है कि ये लोग डिजर्व नहीं करते। क्या ये सबक दे रहे हैं कि आपस में गाली गलोच करना, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना, क्या मुकद्दस अवान में ये काम होने चाहिए? इधर तो कानून साजी होनी चाहिए। स्पीकर साहब ने बड़ी मकबूल बात की थी मेरे मोहतरम, जिन्होंने माना हुकूमती लोग राइट साइड पे चले जाए, दूसरे लेफ्ट साइड पे चले जाए। अब भाई आपकी मेजोरिटी है तो आप बिल नामंजूर कर दे, मंजूर कर दे। लेकिन इसका मतलब है कि हमें शायद इन्होंने कानून भी नहीं पढ़ा, ये बिल भी नहीं पढ़ा जो शोर डाल रहे हैं। कानों पड़ी बात नहीं सुन रही। मैं आपको ये भी चैलेंज करूं, इन्होंने बिल भी नहीं पढ़ा होगा। हमारी गुलामाना सोच की इंतहा देखे कि हम जिसकी हमायत कर रहे हैं या जिसकी मुखालफत कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। सिर्फ हमारे लीडरों ने कह दिया गुलामों तुमने साथ करना या तुमने नहीं करना। दूसरा जो कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मौलाना हक सच हाजी, कि हमने मुश्तरका किया था। हमने मुश्तरका बिल क्या किया था? उसमें मेरे लिए तालीम मुफ्त की थी, मेरे लिए सेहत मुफ्त की थी, मेरे लिए साफ पानी मुफ्त किया था। 22 करोड़ अवाम की बात कर रहा हूं। उसमें कहा था जो BA फेल है जरदारी साहब वो इलेक्ट हो सकता है। नवाज शरीफ के लिए बिल किया था कि तीसरी दफा भी वजीर आजम हो सकता है। आपने 18वीं तरमीम में सूबों को, मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत को भी चाहिए था ये मुश्तरका। देखें, शोर शराबे से कुछ नहीं होता, इनके नंबर गेम होते, अपोजिशन इसको फेल कर देती। अब ये आईनी आपका आइन बन चुका है, इसको शोर शराबे से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि अपोजिशन ने अपनी तरफ से तो बड़ा शोर शराबा किया, दोनों हाउस में मौजूद थे तो ये बिल मंजूर हो गया। भट्टी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, इमरान साहब मैं यही बात आपकी तरफ लाऊं। हिलाली साहब ने बात की कि जो जैसे आते हैं, जो लाते हैं, तो फिर अवाम डिजर्व यही सब कुछ करते हैं। सर, अगर 18वीं तरमीम के बाद फिर 16-17 की इस्लाहात की बात भी कर ली जाए, क्या 18 के इंतखाबात कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, 13 के नहीं हुए, आने वाले के लिए फिर कह दिया गया है। इमरान साहब, तो फिर कहाँ से, मतलब अब अपोजिशन की तो आज शिकस्त है, ये अपोजिशन के पास करने को पूरे एक साल में कुछ नहीं था, आगे क्या मतलब है? बेहतरी की तरफ कौम को ले जाने का कोई एजेंडा इस पार्लियामान में बैठे लोगों का नहीं है। आयशा, गुजारिश ये है कि जो हिलाली साहब ने कहा, भट्टी साहब ने कहा या सईद काजी साहब ने, मैं आपसे एक बात पूछूं अगर, कि हम अपने घर में अगर आप मुलाजिम को रखती हैं, बच्चे को रखें, बच्चा रखें, कोई ड्राइवर रखें, कोई सफाई वाली रखें, कोई माई कपड़े धोने के लिए रखें, तो उसके किरदार को आप कितना मॉनिटर करती हैं रखने से पहले? क्या कभी आपने जिस बंदे पे इल्ज़ाम हो, जिस औरत पे ये इल्ज़ाम हो कि ये बेईमानी कर सकती है, ये धोखा दे सकती है, ये चोरी कर सकती है, कभी आपने उसको अपने घर में मुलाजिम रखने का सोचा भी है? मैं ये कहूँगा कि किसी ने नहीं सोचा, ना कोई रखता है। तो जब हम इस मुकद्दस ऐवान में लोगों को लाने का सोचते हैं तो फिर ये, मैं इन बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें भी अवाम, हम बतौर अवाम भी इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये सियासतदान। हम भी तो अपना ये फैसला करते वक्त नहीं सोचते, हम बाइस्ड होकर वोट देते हैं। हमने अगर ये फैसला कर लिया कि इमरान खान इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा तो हम वो जो जिसको टिकट देगा हम उसे वोट दे देंगे। अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में तब्दीली लेके आएंगे तो हम उसके बंदे को वोट दे देंगे। अगर हमने कह दिया कि ये भुट्टो जो है वो असल अवाम का नुमाइंदा, तो हम पीपल्स पार्टी जिसको टिकट देगी हम वोट दे देंगे। क्या हम इनफरादी सतह पे उनके किरदार को देखते हैं? नहीं देखते। उनके खानदान को देखते हैं? नहीं देखते। तो आप बिलाली साहब के पॉइंट के साथ खड़े इमरान साहब के, कौम डिजर्व यही करती है। ये बड़ा जालमाना किस्म का बयान है। जालमाना नहीं है, गुजारिश ये है, देखें हम भी ये डिजर्व करते हैं, लेकिन ये बार बार ये बेहिसी है। असल में ये आज सुन लें, ये आज जो कौमी असम्बली में हो रहा है, मैं इसको इस अंदाज में देखता हूं कि 22 करोड़ अवाम को छितर पड़ रहे हैं, उसकी छितरौर हो रही है कि अल्लाह के बंदो अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो इससे भी बुरा तुम्हारे साथ सलूक होगा। सईद काजी साहब, ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी है? गुज़िश्ता दिसंबर अगर आप याद करें तो वो तब भी लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे थे, हुकूमत घर भेजने की बात कर रहे थे। अगला नवंबर दिसंबर आ गया, फिर अचानक से सोए से जागे हैं, हुकूमत जा रही है, जरदारी साहब भी बयान दे रहे हैं,
शहबाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं, ये हम जी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जागे ही क्यों है जब इनके पास करने को कुछ नहीं है? मैं थोड़ा मादरत के साथ एक चीज़ अर्ज करूं, और मैं आज भी ये समझता हूं कि हम एज अ कौम वी डिज़र्व बेटर। वो इसलिए कि इस मुल्क में यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ इस जगह ये बिजली का जो बल्ब है, ये ना कोई साफ़ी भेज रहा है बिजली यहाँ पर, ना कोई यहाँ पे MNA भेज रहा है, ना PM साहब बजाती वहाँ पे एक मेहनत कश बैठा हुआ है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब आपने अरबपतियों का म्यूजिकल चेयर बना दिया है इलेक्शन को, ये इतना महंगा पेशा है कि इस पेशे की तरफ हम 4-5 इंतहाई खुशनसीब लोग बैठे हैं अपने एक तबकाती हिसाब से, हम चारों मिलकर किसी एक आदमी के इलेक्शन फंड कर सकते हैं। इन्होंने वारदात और फ्रॉड क्या किया है? इन्होंने इसीलिए आज 42 साल में सिर्फ और मैं अभी अपने भाई इमरान याकूब से बात कर रहा था कि यार सारे लायक बच्चे इन्होंने घर ही पैदा होते। मेरे वालिद तो साफी नहीं थे, वो उनका कोई और प्रोफेशन था। ये अब्बा जी, अभी मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के नौनहार चश्मो चिराग को देख रहा था। एक तो वो है ना जिनको उन्होंने नौकरी दिलाई थी थ्रू PTCL, उनको ब्यूरोक्रेसी में ले गए थे। एक अब और आ गए हैं इधर मियाँ साहब के सारे बच्चे जो है माशाल्लाह बहुत बड़े, एक तो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है, उनसे बड़ा इकोनॉमिक विजिट ही कोई नहीं है। और तीसरा ये कि इनसे बड़ा लीडर इनके घर से बाहर कोई लीडर नहीं पैदा होता। पाकिस्तान इतना एक बांझ समाज है कि यहाँ कोई एक लीडर पैदा नहीं हो सकता मरियम नवाज साहिबा के बगैर, बिलावल भुट्टो साहब के बगैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के चश्म। व्हाट इज दिस? आपका सिस्टम हाईजैक हो गया है और ये इनके हाथ में चला गया, और उसमें रियासत भी उतनी जिम्मेदार है। इन चोर, मैं अपना नाम किसी इंडिविजुअल का नहीं ले रहा, ये अभी फैलन की बात की उन्होंने। फैलन आमतौर पर हम अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन में सुनते, बड़ा संगीन जुर्म है। तो ये एक मुजरिम नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़े सीरियस एलिगेशन है, ये मुलजिम है और इनके पास कोई जवाब नहीं है जो आपके अपोजिशन लीडर हैं। ये मेरे अपोजिशन लीडर है। खैर से अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसके सामने पेश होंगे? जावेद लतीफ साहब जितनी शफाफ शख्सियत तो दुनिया में आई कोई नहीं, इन माशाल्लाह जितनी इंटेग्रिटी उनकी है, और जो एक मतलब है, मैं तो गवाही देने को तैयार हूं। ये क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है? हु आर दी पीपल हु आर रनिंग आवर अफेयर? कौन हमारे अफेयर चला रहा है? तो ये इसकी वजह यह है कि मैं ये क्यों कहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करो कि इसमें नंबर 1 जो इसहाक डार वारदात करके गया था, जो शिकें निकाली गई थी कि एक छलनी होगी जिसमें से गुजरना पड़ेगा उम्मीदवार को, और वो 2013 के इलेक्शन में क्या फ्रॉड हुआ मैं बताता हूं। 2013 में जब पता लगा कि यार वो पहुंचने, तब तक तो वो कानून मौजूद था, उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक के में इनके शनाख्ती कार्ड नहीं गए। क्यों नहीं गए? पता चलता कि कोई डिफॉल्टर तो नहीं इलेक्शन लड़ रहा। उन्होंने कहा जी वो गलती होगी, ऐसी भेजे ही नहीं। उनका यार क्या करें। फिर ये सारे इकट्ठे हुए, उस पर उन्होंने एक और वारदात की। हमारा इंतहाई जो एक हस्ती जिनके लिए हम जान भी देने को तैयार है, उनका इशू खड़ा करके, और ये जो खत्म नबूवत वाला और अहमदी वाला जो किस्सा था, उसके साए तले ये बिल पास कर दिया। और मेरे दोस्त बिलाल महबूब ने आर्टिकल लिखा कि वो जेडी वारदात इन्होंने थलों करनी सी, इकट्ठे होकर वो तो कर गए हैं कि आज अगर कोई चोर जराइम पेशा, मैंने अगर चोरी की है तो आज अगर जाके मैं कागज जमा करवा देता हूं तो मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, क्योंकि मेरी स्क्रूटनी नहीं होनी। और ये कानून किसने तब्दील करवाया था? जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब ने। चलिए, बड़ा एक अहम सवाल काई साहब, आप जो बात इलेक्शन कमीशन का किरदार, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो एक इतना बड़ा प्रोफेशन बन गया है कि अरबोपति होना जरूरी है इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए, और आम आदमी लड़ नहीं सकता। हिलाली साहब, इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम हो जाता है। ये जो इस्लाहात हुकूमत ला रही थी EVM को खासतौर पे, इलेक्शन कमीशन के भी इस पर एतराजात सामने आए थे, मगर कौन लड़ेगा कौन नहीं, क्या उसकी पूरी स्क्रूटनी, जब ये कह रहे हैं वो यहाँ पे कि स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, एक इदारे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, वहीं से मामला खराब होते हैं तो फिर बाकी इस्लाहात का क्या फायदा? देखिए, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, मगर जो हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं, हमारे पास कॉमन सेंस है, तो 4-5 चीजें हम फौरन कह सकते हैं कि अगर EVM आया, मैं नहीं कहता कि आना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाउ यू शुड आर्ग्यू। आप कहेंगे इंटिमिडेशन की जरूरत नहीं होती इसलिए कि EVM में आप जाके चुप करके वोट कर दें, क्यूइंग की जरूरत नहीं होती, वोट बाइंग मुश्किल होता है, वोट स्टफिंग इम्पॉसिबल होता है, बैलेट बॉक्स मशीन को चोरी करके भाग जाना मुश्किल हो सकता है। हाँ,
बिल्कुल और शायद पैसे इतने नहीं खर्चने पड़ते हैं, एक्सपेंसिव पोलिंग स्टेशंस पे घंटों के लिए क्यूइंग नहीं होना पड़ता है। और जैसे जब मैं और मेरी बीवी गए थे वोट करने के लिए 2018 में, तो वो आदमी ने कहा आपका तो वोट कास्ट ही हो गया है। उसका भी एक किस्म की बेशर्मी नहीं इससे ये करना पड़ता। तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस अगर इलेक्शन गवर्नमेंट पब्लिकली आके कहती है हाँ हैकिंग हो सकता है या बिजली का ब्रेकडाउन हो सकता है, देखिए ये है तरीका एक चीज को आर्ग्यू करना। इन लोग आपने देख लिया। आप मुझे एक चीज बताएं, बेनजीर भुट्टो लड्डुओं क्यों बांट रही थी जब मुशर्रफ आ गया? इतनी बड़ी डेमोक्रेट हो के लड्डुआ बांट रही थी, कह रही थी शुक्र है खुदा कि ये आ गया है और ये नवाज शरीफ गारत हो गया है कि नहीं? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको बताता हूं, आने के पहले मेरे पास सबूत है, मैंने उसको लिखा था, मैंने उसे लिखा था मुझे किसी ने कहा है तुम्हारे को मार देंगे, और मैंने तुम्हारे एक सबसे बड़ा करीबी बंदे को जाके कहा था, और आपको और मैंने उसको लिखा है, मेरे पास कॉपी है मेरे ईमेल का, और उस बंदे को मैंने कहा था, मैंने कहा तुम इतने बेशरम हो, तुम इलेक्शन तो जीत नहीं सकते इसके बगैर, और ये आएगी और ये मारे जाएगी। और मुझे इसने बताया है, इस वक्त बताया है कैसे होगा सब चीज, यू नो इट वाज, उसने बताया था। वो आदमी अभी तक जिंदा है जिसने बताया था, पकड़ के ले आए, वो कह भी देगा आपको कि हाँ मैंने बताया था। तो मैं पूछा बीबी को तुम क्यों आना चाहती हो भाई, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? कहती है पीपल विल बी डिसअपॉइंटेड होंगे और ये सब चीजें खुदा के हाथ में। मैंने कहा बीबी खुदा के हाथ में, मगर खुदा ने दिमाग भी दिया है, आप नहीं बचेंगी। कहती है नहीं, मैंने उनके एक मिनिस्टर को, कहता है तुम किस किस्म की चीजें उसको बता रहे हो, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, इसलिए तुम कर रहे हो, क्या वजह है तुम्हारा? मैंने कहा कि तुम्हारा शक्ल देख के मुझे पता चलता है कि उसके बगैर तुम्हारे को फैमिली में तुम्हारी वोट नहीं मिलती, तुम घर में वो इलेक्शन हार जाते, मगर यू डोंट केयर, ये परवाह नहीं करते हैं इनकी। यू नो मैं आपको बताता हूं, ये एक ब्रीड है पॉलिटिशियन पाकिस्तान का। ये क्यों अयूब खान को क्या वही आ गई कि मैं टेक ओवर करूं, कि इस्कंदर मिर्जा को वही आ गई कि उसने कहा कि उसको बुला के ब्रिज के ऊपर मैं उसे ये बात करूं? आ गया वो पॉलिटिशियंस, वो आ गया। उसके बाद आप यकीन करें, भुट्टो जो अभी तक जिंदा है देश है, लुक एट दैट, उसने तबाह कर दिया हमारे ब्यूरोक्रेसी को। ये जो लैटरल एंट्रेंट, जो मैं कहता हूं लैट्रीन एंट्रेंट, ये है क्या? व्हाट डज इट मीन? पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहा है, फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम और फलाना इधर और फलाना उधर। आप मुझे बताएं, अगेन अनदर पॉलिटिशियन, उसने क्या किया? हाउ डिड ही, उसकी एग्जिट कैसी हुई, किसके हाथ पे हुई? क्या जियाउल हक ने प्लान करके किया? नॉनसेंस। मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग कभी नहीं सीखेंगे, मगर फिर भी आप बार बार जेल जाते हैं, बार बार निकलते हैं, बार बार हुकूमत में आने की कोशिश रहती है। आज हमारे चैनल्स, जी 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 मुकम्मल करें। आज हमारे चैनल्स इसको दिखा रहे हैं, क्या नाम है, पार्लियामेंट के इजलास की बात कुल इसको मरियम नवाज के बारे में। यू आर ब्रेकिंग इनटू ए फंक्शन ऑफ माने पूरा हमारा सब फिक्सेशन ये था कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, वो आके अपना बीन बजा रही है और पता नहीं सब लोग उधर चले गए। I mean, ये shows you, I'm not saying ये किसी का कसूर है, वो कहते हैं मीडिया वो करेगा जो पॉपुलर चीज है, जो लोगों को ये करते। सारी बात है ज़फर इलाही साहब, अगर एक इवेंट हो रहा है तो मीडिया दिखाएगा, क्लाउन को बढ़ा दे, पॉप सिंगर को लगा दे, को क्लाउन कह रहे हैं। लगा दे। हलाली साहब आप इसलिए कह रहे हैं कि मरियम नवाज क्योंकि वो सजा याफ्ता, इसलिए कह रहे हैं, कईयों के दिल जल रहे होंगे, मरियम नवाज साहबा बड़ी हरदिल अजीज लीडर है, एक सजा याफ्ता तो है, लेकिन खैर कानून से उन्हें चाहिए अपील करके रिलीफ ले लेना। यार आप देखिए, माफ करिए,
उन्होंने जो बात की है लोगों के बारे में, माने आप मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन के अंदर एक कुछ हो रहा है और आप जा उनके बारे में, वो जो जज है, वो जो डिप्टी चीफ था उनके पार्टी का सिंध में, उसको इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया और उसकी बातें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे दुनिया में कि भाई लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? उसने क्या कहा जो इंपॉर्टेंट था, आप मुझे बताएं। मैं जफर इलाली साहब थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं मुश्तरका पार्लियामानी इजलास को लेकर, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो इस्लाहात मंजूर कर ली गई हैं, एक तो इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है, ये अब हिस्सा बन चुका है आइंदा के लिए इलेक्शन के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक देने का बिल मंजूर कर लिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नजर सानी बिल, कुलभूषण जाधव केस में अपील का हक जो है वो भी पास कर लिया गया है। और एक बड़ा वैलिड सवाल बनता है, ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई है मुश्तरका पार्लियामानी इजलास से, और हम ये ऑलरेडी देख रहे थे कि अगर वो शायद ही इस पर एहतजाज करें और उनको नंबर बहुत कम लगे तो चले जाएं, वही किया ऑपोजिशन ने। जबकि 50 से 60 के दरमियान बिल्स हैं जो यहाँ पर पेश होने हैं। ऑपोजिशन के लिए मैटर नहीं करता, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट बिल्स मौजूद हैं। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल मौजूद है, स्टेट बैंक सर्विसेज कॉर्पोरेशन का है, ओगरा तरमीमी बिल है, मेरे सामने एक पूरी लिस्ट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिल है, इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन का बिल है, क्रिमिनल लॉ है, एंटी रेप बिल है, मुस्लिम फैमिली लॉ के 2 बिल हैं। यानी कि इनमें से बहुत से बिल ऐसे हैं जो कि अवाम से मुताल्लिका हैं कल को, लेकिन अपोजिशन उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। हुकूमत की मर्जी है, कानून बना ले, ठीक है, यानी कि बात वहीं आ जाती है जो उनके लिए मैटर करता है। एक जानिब मुश्तरका पार्लियामानी इजलास जारी है, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जलसे से खिताब है जहाँ पर वो इदारों और उनके किरदार पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। भट्टी साहब, जो ऊपर बात हो रही थी, अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंवर दिलशाद साहब को ट्राई करें कि हम ये जो बिल पास हुआ है कानून साजी की तरफ चला गया, इलेक्शन कमीशन भी एक स्टेक होल्डर है, लेकिन सर अपोजिशन का किरदार क्या अब आज के बाद ख़त्म है? अभी हमने देखा वो वॉकआउट कर गए हैं, वो सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात वाले मामले के लिए वहाँ मौजूद थे, वो गुजर गया, वो नहीं कुछ कर सके, तो वो वैसे ही निकल गए हैं पार्लियामान से। देखिए आशा, आप जानती हैं क्रिकेट में भी जब आउट हो जाना वॉक करके ग्राउंड से बाहर जाता है। अपोजिशन बेसिकली आउट हो गई, बल्कि मेरे ख्याल में नॉक आउट हो गई। उनका इंटरेस्ट ये बिल रोकना नहीं था, शोर शराबा करना था। मुझे बता दें, आपने 10 दफ़ा कहा मुकद्दस अवान, क्या इस तरह फर्स्ट क्लास के पहली जमात के बच्चों का माहौल चल सकता है? यह माहौल और टीचर बढ़ा सकती है, कॉलेज में कोई एजुकेशन हो सकती है, यूनिवर्सिटी में हो सकती है, किसी दफ्तर में काम हो सकता है। अगर बकर मंडी में इस तरह आपका सौदा नहीं बेच सकते अपना, तो आपके मुकद्दस अवान में जो आपने ब्रीड भेजी है उसका तो आ गया अंजाम। अब रह गई बात आपकी इस बात की कि अपोजिशन क्या करेगी। अपोजिशन को खुद पता है कि वो NRO ले चुकी है पीपल्स पार्टी। इमरान खान जो भी कहते रहे, NRO जिन्होंने देना था दे दिया। बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान की हुकूमत 2023 तक जाए। बादिउल नज़र में आज तक अगर इमरान खान खुद कोई बहुत बड़ी गलती कर लें, क्योंकि वो भी गलतियों के चैंपियन हैं, उनकी भी ईगो बड़ी है ना बड़ी है, मेरे ख्याल में जो आज इंतखाबी ये तरमीम हुई थी, वज़ीर आज़म को बार बार इनसे अपोजिशन से मिलना चाहिए था। उनसे कहना चाहिए था, भाई 70 साल से आप इलेक्शन पर धांधली का शोर डाल रहे हो, चलो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बताओ ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन हो साफ शफाफ हो। सर वज़ीर आज़म साहब को भी तो लगता है ना, जब ये साथ बैठेंगे तो NRO मांगेंगे, वो तो कहते हैं वो कैसे इनके साथ हाथ मिला सकते हैं? चोर आशा, मेरी सबमिशन ये है, हुकूमत और अपोजिशन की पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें। बीइंग ए पाकिस्तानी 70 साल से हर हारने वाली जमात धांधली का इल्जाम लगा रही है। आखिर इस गन से निकलना है ना, निकलना चाहते हैं, ये अहम सवाल है। निकलना है तो हम कहते हैं निकले, खुदा के लिए हर बार यही मामला क्यों? कुछ लोग नहीं चाहते जिन्होंने 15 से 20 हज़ार वोट बनाया, और मैंने इस पे 10 स्टोरियां की हैं। जब मेरा एक वोट एक पड़ेगा तो मैंने 5 मुझे पढ़ने थे। बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की नंबर गेम खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने को बचाने वालों ने उनको रेस्क्यू किया, उन्होंने हक अदा कर दिया। इमरान साहब कुछ वीक हुए थे। इमरान साहब एक के बाद एक इदारे के साथ में वापस आती हूं, लड़ाई का शौक है क्यों, मैं आपसे बाद में जानती हूँ। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत अहम जो बिल है मंजूर किए गए हैं मुश्तरका पार्लियामानी इजलास में, इंतखाबी इस्लाहात वाला खास तौर पर,
जिसके अंदर जो ओवरसीज वोटर हैं उसका वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल। सर, इलेक्शन कमीशन अपने इतराज़ात इस मामले पर दे चुका है, आप कैसे इसको देखते हैं? अपोजिशन ने अब चैलेंज करने का कह दिया अदालत में, कोई रिलीफ अपोजिशन को वहाँ मिल सकता है? आप इस मामले को पॉजिटिवली कंक्लूड होते देखते हैं? अपोजिशन की बातों बनाएं। पहली बात, ये अपोजिशन से सवाल पूछा जाए कि आपके 13 मेंबर कौमी असेंबली के कहाँ गायब हो गए थे? इतना बड़ा अहम क्रूशियल मसला, 13 मेंबर गायब कहाँ हो गए? फिर नाम लेते हैं, दाएं बाएं का नाम लेते हैं, कभी सैफ हयास का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। इन 13 मेंबरों से जवाब तलबी की जाए कि वो कहाँ चले, कहाँ गायब हो गए थे। और दूसरी बात ये कि हर मामले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तो कोई अमल दखल है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वही काम करना है जो कानून साजी हो गई है, लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना है, पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद करना है। अपोजिशन ने, अब आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरी बात की तारीफ करेंगे इंशाल्लाह, अपोजिशन ने कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना। ये सारे पब्लिक के अंदर लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अगर इतनी सीरियस थी अपोजिशन तो वो आज कौमी असेंबली में मौजूद क्यों नहीं हुई? उनके कौन से उनके पांव में लगी हुई थी हथकड़ियां जो कौमी असेंबली में नहीं आए? तो ये जानबूझकर उन्होंने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब कि उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिया है। दिलशाद साहब, कतई कलामी की माजरत, फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन लीडर खड़े होकर कह रहे थे कि वो इसको अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, और एक कमेटी भी ऑपोजिशन ने बना दी है जिसके अंदर कामरान मुर्तजा शामिल हैं, फिर आजम नसीर तारड़ हैं, फारूक नायक हैं, जो इसके ऊपर मुशावरत करके कोर्ट में इसे चैलेंज करेगी। आपके ख्याल में ये भी धोखा है अवाम को देने को? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिमांड कर देगी कि ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी जनाब पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, हमारे पास क्या लेना देने आप आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी आपके 13 मेंबर कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट पूछेगी आपके पास जितने इख्तियार थे तो आपने पूरे इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट कहेगी जनाब कानून साजी हो गई है, ज्वाइंट सेशन में हुआ है, कुछ सिंपल में नहीं हुआ, ज्वाइंट सेशन में बिल पास हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें मुदाखलत मेरा ख्याल है वो नहीं करेगी। तो इसका मतलब है ये वंस फॉर ऑल सॉर्टेड आउट है कि अगला इलेक्शन जब भी हो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपना वोट लाजमी डालेंगे। लाजमी उनकी मर्जी है, वो डाले ना डालें, एक इसका मतलब हक मौजूद रहेगा। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस फैसले की रोशनी में अपना रोड मैप तैयार करेगा कि हम क्या, हमारे अंदर कैपेसिटी है क्या नहीं है। फिर जो अपने तमाम अपना लाहेमल तैयार करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहेगा जी हमारी कैपेसिटी अभी 2023 के इंतखाबात तक तो नहीं है, आइंदा इंतखाबात में हम आपका जो है इस कानून साजी हुई है उसका अमल दरामद करवा देंगे, अभी हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये दिलशाद साहब, जो इस वक्त तक की सूरत हाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने जवाब दिया है, एक तो कैपेसिटी का, और दूसरा फिर जब भी इलेक्शन होते हैं वो टाइम क्या उनके पास बचता है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ईवीएम भी एक इशू है, मतलब है कि जो मशीन अभी तक भी दिखाई जा रही है उसके ऊपर भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कंसेंसस नहीं है समेत इलेक्शन कमीशन के। तो क्या आपकी राय में क्या इतना टाइम और मार्जिन है कि किसी एक ईवीएम पर कंसेंसस हो जाए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी पे एतराज करेगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहां से बन के आ रही है, हम इसकी न्यूट्रलिटी यानी इसकी शफाफियत पर, राजदारी पर और सॉफ्टवेयर तब्दीली के बारे में हम अपना हक महफूज रखते हैं। वो कह देंगे कि इसके अंदर जो है गड़बड़ के इम्कान आते हैं, सॉफ्टवेयर भी चेंज हो सकता है, शिफ्ट भी चेंज हो सकती है और शफाफियत भी नहीं है, राजदारी भी नहीं है, लेकिन चूंकि कानूनसाजी हो गई है तो अब हम क्या करें? ये बहरहाल अपना इलेक्शन पाकिस्तान अपना नैरेटिव, अपना बयानिया सरकारी तौर पर जारी करेगा। कमर दिलशाद साहब, ये जिसे आप सरकारी बयानिया कह रहे हैं ये तो मेरे नजदीक मामला फिर मजीद मुतनाज़ हो जाएगा। अपोजिशन तो ऑलरेडी एतराज कर रही है मामले पे, हुकूमत कहे कि हमने तो कानून बना दिया, इलेक्शन कमीशन कहे कि भाई मेरी तो ना कैपेसिटी है, ना वक्त है, ना मेरी इस पे तसल्ली है। तो ये होने और ना होने दोनों सूरतों में एक मुतनाज़ सिचुएशन में डाल दिया गया पूरे इलेक्शन के निज़ाम को। नहीं, वो पहली बात यह है कि ये हुकूमत तो 18 अगस्त को खत्म हो जाएगी, फिर आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद ये फैसला करेंगे हमने कहाँ जाना है। ये सारे फैसले करने केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी 18 अगस्त को। तो इस लिहाज से ये मामला आगे तक जाएगा और ये मुझे नजर ये आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आइंदा इंतखाबात तो नहीं होने, लेकिन बहरहाल तफजात भी होंगे। अब अपोजिशन की ताकत भी देख लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करती है, और ये भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, वो कहाँ लेके जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लेना है या उसको कलदम करार देना है, उसमें 3-4 आइटम ऐसी है। पहली आइटम ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इंतखाबी फहरिस्त बनाने के इख्तियार दिए गए हैं नादरा को, इस शिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलदम करार दे देगी।
दूसरा इनकी शर्त यह है कि हल्का बंदियां जो हैं वो वोटर लिस्ट पे हो, तो ये भी आइन के 51 से मुतसादम है। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको भी काजम करा दे देगी। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पर कानून साजी है, इस पर आइन का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब तलब करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वही बातें सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है जो उन्होंने क्यामा कमेटी सेनेट में अपने 34 या 37 एतराज़ात लगाए थे, वही वो अपना मौका बयान करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद पर है, वो आइन और कानून की रोशनी में किस हद तक आगे जाते हैं। और दिलशाद साहब, आपने इतने ये जो पॉइंट्स रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और डिस्कशनेबल है आने वाले दिनों में, लेकिन एक और अहम मामला, उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। मर्दमशुमारी भी जरूरी कर दी गई अगले इंतखाब से पहले, मगर अभी के हालात लगते हैं, आपकी राय क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस तरह से मुमकिन ना रहे गिवन फ्रेम में। व्हाट्स योर से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मर्दमशुमारी के हवाले से जो है वो भी इसको मुमकिन है कि वो फैसला भी कायम करा देते। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमरान याकूब साहब के, ये तो एक पूरे का पूरा निज़ाम चाहिए अगले इलेक्शन से पहले। आज इस मामले पे ये बहस मुबाहिसा हो रहा है, उससे पहले मर्दमशुमारी, इंतखाबी फरिश्ते नादरा के जरिए, हल्का बंदियां वोटर लिस्टें के साथ, और फिर EVM, इतना कुछ मौजूद है जिस पर काम होना है, इंतजामिया को और इदारों को काम करना है, मगर यहाँ बहस बराए बहस पर निज़ाम चलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी अहम बात है कि अपोजिशन अपना सुप्रीम कोर्ट का हक अदा करे। जी आयशा, ये कवल दिलशाद साहब कह रहे थे ना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें उस बात में सदाकत लगती है कि जो 13 लोग आज नहीं थे उसमें वे आउट दिया गया, एक रास्ता दिया गया है हुकूमत को कि आप जो है ना, हम आपका अंडर द टेबल ये बिल पास करवा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने ये यकीन दहानी ज़रूर कराई है, शायद उन लोगों ने ही कराई हो जिन्होंने इत्तेहादियों को दोबारा आज का दिन गुजार लें, कि आज का दिन गुजारे। 2023 के इलेक्शन तक ये मुमकिन नहीं है, ना पाकिस्तान के पास इतने फंड्स हैं, ना इतने वसाइल हैं। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास जारी है, साथ ही अपोजिशन रहनुमा बाहर आए हैं, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना असद, तो यहाँ पर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर कवायद व ज़वाबित हमने मेंशन भी किए, मगर उस हिसाब से स्पीकर असद कैसर ने नहीं चलाया। दूसरी जानिब आप ये मंजर देख सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट इस वक्त मुश्तरका पार्लिमानी इजलास को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर कानून साजी का अमल जारी है। कंवर दिलशाद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इमरान साहब, आप बात कर रहे थे, जो उन्होंने पॉइंटर्स रखे थे, इंतखाबी फहरिस्तों का, फिर EVM का मामला, मर्दमशुमारी, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा कि कितने अहमियत के हामिल हैं और कितना वक्त मौजूद है कि कंस्ट्रक्टिवली, तामीरी तौर पर इन पर आगे बढ़ा जाए। देखिए आयशा, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप देखें इन दी लॉन्ग रन, तो हर बंदा ये चाहता है, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन पाकिस्तान में जो भी हों वो शफाफ हों। लेकिन क्या वाकई ही हमारे ये सियासतदान शफाफ इलेक्शन चाहते हैं? सबसे अहम सवाल ये है, क्या शफाफ इलेक्शन इनके बारे में आते हैं? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा ये कि क्या हुकूमत वक्त शफाफ इलेक्शन करवाना चाहती है? देखें, अगर आपकी नीयत ये है कि आपको ये लगता है कि आपको ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं वो आपको वोट दे देंगे, इसलिए आप इस नीयत के साथ सिर्फ उनको वोटिंग का हक देना चाहते हैं, तो ठीक है, हर पार्टी ये करती है कि अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उसको मजबूत करती है। लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पे देखें तो आपको जो फैसले ये करने चाहिए वो सोच समझ के करने चाहिए। मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट की तरफ जो कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गुडमुड है, कहीं ना कहीं कुछ यकीन दहानियाँ हैं, और वो यकीन दहानियाँ ये हैं कि आप आज का दिन ये सारा करें, डांग टपाऊ पॉलिसी जो होती है जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है, इसके ज़रिए से आप ये सारी चीज़ें करवा दें। उसके बाद अगले इलेक्शन 2023 के जो हैं उस वक्त तक तो है नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट भी शायद कह दे कि ठीक है, उस इलेक्शन के बाद आप इस प्रोसेस को कर दें, अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, मैंने या आपने नहीं करवाने। अगर वो खुद इदारा बहसीयत इदारा ये कह दे कि जनाब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन तो होना है ना। ये तो नहीं है कि EVM की ना होने की वजह से इलेक्शन ही ना हो। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एमिकेबली इसी तरह से हल हो जाएंगी, और उसके बाद 2023 के बाद वो कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वक्त आएगा, मौका आएगा तो देखेंगे क्या होना है। जफर इलाली साहब, जो कंवर दिलशाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो खुद ये कह रहे थे कि उनके ख्याल में अगला इलेक्शन शायद ना हो सके EVM के जरिए, कैपेसिटी, टाइमिंग और उस वक्त के मामलात। सर, तो फिर जितनी एनर्जी हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस मामले पे सर्व कर रहे हैं, ना कि दूसरे ऐसे मामला जो कि इंतजामी तौर पर
अगर हल कर लिए जाएं तो ये मामला भी स्मूथली हल हो जाए, उस तरफ क्यों नहीं बढ़ा जाता? यानी हमारी तरजीहात दुरुस्त नहीं है। काजी साहब, मैं यही सवाल अगर आपकी तरफ ले आऊं कि अगर अगले इलेक्शन आने तक और फिर इलेक्शन कमीशन के पास उस वक्त क्या इख्तियार होगा और क्या कैपेसिटी होगी, ये भी जांचा जाएगा। नहीं, बात यह है कि चैलेंज बहुत बड़े हैं। देखना, जो इससे पहले खुदकार निज़ाम था, फौतशुदा लोगों का वोट डाल जाना आके, एक खाली प्लाट पे 25-30 वोट जो है, एक बड़ा खुदकार, आला और शफाफ निज़ाम था। अब इस निज़ाम को मशीन के तहत किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करें, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है। इसके लिए बड़े साइंसदान बिठाने पड़ेंगे, और भट्टी साहब मेरे साथ बैठ के स्टोरियां दे चुके हैं कि किस किस पार्टी में इन साइंसदानों का पूरा एक विंग बैठा हुआ है कि इलेक्शन को चोरी कैसे करना है। तो अब मसला ये है कि अब ये मशीनी जमाना है, अब कोई मशीनी चोर क्या ढूंढने हमने? वैसे इतने साइंसदान हैं तो कोई मशीन बना लेना। अर्ज कीजिए, हमारा एक खुदकार निजाम था कि आपने घर से उठ के जाना भी नहीं है, आप बेड पे लेटे रहे, आपका वोट माशाल्लाह पड़ जाता है। तो ये एक इतना अच्छा आला निजाम जो था, इसको तब्दील करना है, और इसी निजाम के रिजल्ट हम अपनी मशीन से लेने हैं। तो जाहिर है हमें इससे बड़े साइंसदान चाहिए होंगे। तो मसला तो बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके लिए। और फिर ये कि आप जानते ही हैं कि कितने आला ख्यालात हैं हर हारने वाले के, जीतने वाले के बारे में और उस सिलेक्शन के बारे में। और दूसरी बात ये कि इसमें एक तरमीम और भी ले आए और वो अपोजिशन की ख्वाहिश पूरी हो जाए कि यार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हो, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्टर सिलेक्टर सिलेक्टर। अभी शहबाज शरीफ साहब यहाँ खड़े कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ओ भाई, मैंने सिलेक्ट किया है, ये इलेक्शन कमीशन का आजाद, शफाफ और इंतहाई दयानतदार इदारा है, उस पर आप इतने इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं इस तरफ उनका नोटिस क्यों नहीं जाता, उनका वो जो है तौहीन अदालत का, मुझे समझ में नहीं। तो बड़े चैलेंज हैं, बड़े मसाइल हैं। मसाइल सिर्फ एक है, मसला एक है, अपने खानदान की विरासत समझते हैं इस इक़्तिदार को, ये समझते हैं ये इनका हक की हुक्मरानी है हमारे ऊपर, ये समझते हैं हमने 3-3 नस्लें इस मुल्क का खून चूसना है। और जो अपनी नालायक औलादे हैं जिन्हें 25,000 की नौकरी ना मिले यहाँ की जॉब मार्केट में, उसको वजीर आजम बनवाना है, किसी को हमने वजीर आला बनवाना है। और ये मुझे बताएं, ये सारे दे सारे मनवानी लगता है भट्टी साहब जिमें चोरों के मुकददीस इनके इर्द गिर्द के लोग देखें, इनके इर्द मुझे एक नंबर बंदा दिखा दे, मैंने वही लगता है जिਵੇਂ चोरों के मुकददीस होता है। एक मिनट सिर्फ मैं भट्टी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। भट्टी साहब, आज इतना अहम दिन और हुकूमती बेंचेस भी ये कह रहे हैं कि आज अहम तरीन तारीखी दिन है। वजीर खारजा ने भी ये कहा, अपोजिशन लीडर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। लेकिन मुझे ये बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब आज भी इजलास में क्यों इतने तखीर से आए? क्यों उन्होंने अपोजिशन लीडर की, बिलावल भुट्टो जरदारी की या अपोजिशन के जितने कायदीन हैं उनकी बात सुनना भी गवारा नहीं किया? तो क्या आप नहीं समझते कि उनकी तरफ से भी किसी रिजिडनेस का ये मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये समझना है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अपोजिशन लीडर नहीं। उन्हें तहम्मुल का, बुर्दबारी का उन्हें सबसे पहले आना चाहिए था, इसमें करते। लेकिन आज काजी साहब ने बड़ी दुखी दर्द की बात की, बड़े लोगों को दर्द होगी यार, ये जो बाहर निकल के लगड़ बगड़ सब तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ तो बताए जिस निज़ाम के तहत माजी में इलेक्शन होते रहे उसको हर बंदा ये तो कहता रहा धांधली धांधली धांधली। ओ यार, खुदा का वास्ता, जिसे सारी उम्र कहते रहो ये फ्रॉड है, चोरी है, कहते उसी निज़ाम के तहत दोबारा चलना है। यहाँ तो उसके मुतबादल निज़ाम दे कि इमरान खान गलत लाया है, हमारे पास ये अल्टरनेट है। इसी इलेक्शन को उस वक़्त के प्रेसिडेंट, जिसको अब ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हुए थे तो सारी जमातें, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था आरओ के इलेक्शन है धांधली वाले, 2008 के धांधली वाले, 2002 के धांधली वाले, 97 के, 2013 के। अगर आपने वो धांधली ज़्यादा इलेक्शनों से ही आगे जाना चाहते हो कि एक फ्रॉड हो रहा है, यहाँ उसका अल्टरनेट दे दो ना। तो अल्टरनेट इतना ही मिल रहा ना भट्टी साहब, अल्टरनेट की तो जो हिलाली साहब बात कह रहे हैं, हिलाली साहब अल्टरनेट फिर क्या है? अच्छा हलाली साहब, अच्छा इसका मतलब है हलाली साहब ने फरमाया कि वो गए तो उन्होंने कहा आपका वोट डाल दिया, वो निजाम ठीक है जिसमें मुर्दों के वोट डाल जाए। भट्टी साहब आप भूल रहे हैं, शायद आपके घर के पास 2-3 घर थे जो 4-4 मरने वाले, उसमें एक आशा देखो लास्ट कमेंट ले लें हिलाली और कितने 250 वोट एक घर में। जी हिलाली साहब। आयशा जी सर। देखिए आयशा, ये अब इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल में अगर मशीन नहीं इस्तेमाल, इंटरम गवर्नमेंट जो आएगी वो और सुप्रीम कोर्ट
और इस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि क्या ईवीएम इस्तेमाल हो सकता है विदाउट टू मच कंट्रोवर्सी और उनका फैसला होगा कि गलत नहीं हो सकता, तो ईवीएम अगले इलेक्शन पे नहीं होंगे। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान बॉयकॉट करेगा। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पीटीआई फिर एक वन इलेक्शन वंडर रह जाएगी और वो मेरे ख्याल में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए कि इस तरीके से जिस तरीके से ट्रेडिशनली वोट्स चोरी होते हैं, बैलेट स्टफिंग होती है, वोट बाइंग होती है, इंटिमिडेशन होता है, उस तरीके से फिर ये इलेक्शंस वही पार्टी के पास जाएंगे जिनके पास पैसा है और सब चीज है और जिनकी रिलेशनशिप शायद उस वक्त इदारों के भी साथ बेहतर हो जाएगी। क्या तो मेरे ख्याल में आपने हिलाली साहब, जबरदस्त। मुझे एक ब्रेक लेनी है, इसके लिए इजाजत दीजिएगा।